कहानी की शुरुआत होती है एमा नाम की एक प्यारी सी लड़की से, जो सुबह सुबह उठकर स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। एमा अपने स्कूल में काफी पॉपुलर और होशियार स्टूडेंट है, जिसके बहुत से दोस्त हैं। दूसरी तरफ डीन नाम का लड़का है, जो एमा से बिल्कुल उल्टा, बेहद आलसी। वो देर से उठा है, बाथरूम में जाकर ब्रश करता है और सीधा गेम खेलने बैठ जाता है। तभी उसके पापा जैक उससे टोकते हैं कि अगर ऐसे चला तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एमा अपनी छोटी बहन स्टेसी के साथ नजर आती है। दोनों को उनकी माँ स्कूल आती है, छोड़ने आती है। स्कूल पहुंचकर एमा अपने बेस्ट फ्रेंड लिज से मिलती है। नींद और गपशप चल ही रही होती है कि तभी स्टीफन नाम का लड़का आकर एमा को हाय बोल देता है। ये देखकर लिज एमा को चिढ़ाने लगी है। उसी दिन क्लास में उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियनसन बताते हैं कि अगली सुबह ठीक 7 बजे ट्रिनिटी आइलैंड के लिए ट्रिप जाएगी। वो बता ही रहे होते हैं कि एमा क्लास में लेट पहुंचती है और डीन भी पीछे से आकर उससे टकरा जाता है। फिर मजाक में कहता है, सॉरी शहजादी। मिस्टर क्रिश्चियनसन ट्रिप की डिटेल्स बता रहे होते हैं कि तभी लिज एमा से कहती है कि डीन भी ट्रिप पर जाएगा, सिर्फ अपने पापा के पैसों की वजह से। फिर वो डीन को देखकर अजीब सा मुंह बनाती है। लंच टाइम में लिज अपने दोस्तों को सुबह एमा और स्टीफन के बीच जो हुआ था वो बताती है और कहती है कि ट्रिप में हमारे पास पूरा एक हफ्ता होगा एमा और स्टीफन को करीब लाने के लिए। लेकिन एमा कहती है कि हमें ये सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। तभी उसकी नजर डीन पर पड़ती है, जो चाकू से सेब काट रहा होता है। थोड़ी देर बाद मिस वोलियर, एक टीचर, डीन को स्कूल में चाकू लाने के लिए डांट देती है और उससे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है। लिज अपने दोस्तों से कह रही है कि एमा को डीन जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, जब स्कूल का एक स्मार्ट लड़का उसे पसंद करता है। अगले दिन सुबह एमा ट्रिप के लिए तैयार होकर अपनी माँ बारबरा और पापा फिल को थैंक यू कह रही है उसे जाने देने के लिए। दूसरी तरफ डीन का ट्रिप जाने का मन नहीं होता, लेकिन जैक उसे याद दिलाते हैं कि उसने स्कूल का नियम तोड़ने के बाद भी उन्होंने मेहनत करके उसे इस ट्रिप में शामिल करवाया। ये सुनकर डीन तैयार हो जाता है। फिर मिस्टर क्रिश्चियनसन सबको बस में बैठने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते समय स्टीफन एमा से पूछता है कैसी हो, जिस पर लिज फिर से उसे छेड़ने लगी है, लेकिन एमा ध्यान नहीं दे रही। थोड़ी देर में सब ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाते हैं। बस से उतरते समय मिस वोलियर कहती है कि पूरी देर सब पूल में मजे कर सके हैं, लेकिन डिनर से पहले वापस आना होगा। प्रोग्राम अगले दिन से शुरू होगा। कुछ देर बाद एमा और उसके दोस्त पूल में जाते हैं, जहाँ एमा स्टीफन से मिलती है और सब मस्ती करने लगते हैं। लिज बताती है कि उसने एमा को आखिरी बार पार्टी वाली बोर्ड पर देखा था। मिस्टर क्रिश्चियनसन अटेंडेंस ले रहे हैं तो पता चलता है कि डीन भी गायब है। अब सबको समझ आ जाता है कि एमा और डीन दोनों ही ग्रुप से लापता हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस एमा के दोस्तों से पूछताछ करती है। मिस वोलियर पुलिस से पूछती है कि क्या उन्हें खोजने का कोई तरीका है। पुलिस कहती है कि ऐसे केस अक्सर होते हैं और हो सकता है कि वो खुद ही लौट आएं, लेकिन अगर वे समुद्र में फंस गए तो उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होगा। ये खबर डीन के पास पहुंचती है कि उनका बेटा लापता है। वो तुरंत स्कूल पहुंचते हैं और वहाँ एमा की माँ बारबरा से मिलते हैं। थोड़ी देर में फिल भी वहाँ आ जाता है। सभी मिलकर प्रिंसिपल से दोनों बच्चों के बारे में सवाल करने लगे हैं, लेकिन प्रिंसिपल के पास कोई पक्का जवाब नहीं होता। ये सुनकर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। उधर एमा और डीन जंगल में आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खूबसूरत झरना दिखता है। डीन को वह जगह बेहद पसंद आती है और वो एमा से वहाँ उसी फोटो खींचने को कह रहा है, लेकिन एमा साफ नजर दे रही है। वो खड़ी है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें घूमने फिरने का मजा आ रहा है। मुझे तो इस ट्रिप से प्रोजेक्ट के लिए अच्छा मटेरियल चाहिए और आगे प्रिंसटन में पढ़ना है। अगर हम जल्दी यहाँ से ही नहीं निकले तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिर दोनों चलते चलते आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी न कोई रास्ता है, न मदद का कोई निशान। ये देखकर दोनों वापस बोट की ओर लौटने का सोचते हैं। जब वो बोट के पास लौटे हैं तो देखते हैं कि लहरें उसे बहा कर ले गई है। अब वहाँ बस एक लाइफ जैकेट पड़ी है। दोनों पूरा दिन चलते चलते थक जाते हैं और शाम हो जाती है। डीन आग जलाता है और दोनों यहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। डीन नोटिस करता है कि एमा को ठंड लग रही है तो वो अपनी शर्ट उसे दे देता है। फिर दोनों बातें करते हैं कि शायद कल तक उनके पेरेंट्स उन्हें खोज लेंगे। सुबह होते ही डीन देखा है कि एमा वहाँ नहीं है। उसे ढूंढते हुए वो पाता है कि एमा समुद्र किनारे SOS लिख रही है। वो पूछता है ये क्या कर रही हो, तो एमा कहती है जान बचाने की कोशिश और हमें पीने का पानी भी ढूंढना होगा। डीन तैरने चला जाता है और एमा उसे देखती रहती है। इस बीच होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसन पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है और एक छोटी बोट मिली है जिस पर शायद वे दोनों थे। जैक सुझाव देते हैं कि प्राइवेट रेस्क्यू टीम रख लेते हैं, लेकिन मिस्टर क्रिश्चियनसन कहते हैं कि पुलिस अच्छा काम कर रही है और जल्दी बच्चों को ढूंढ लेगी। उधर एमा पानी लेने जाती है और उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है तो डर कर वापस आ जाती है। फिर दोनों धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी चौपड़ी बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद एमा समुद्र किनारे बड़ा SOS लिखती है ताकि रेस्क्यू टीम दूर से देख सके। खाने की तलाश में डीन को केले का पेड़ मिलता है और दोनों पेट भरकर केले खाते हैं। गर्मी के कारण एमा अपनी फुल
पैंट काटकर शॉर्ट बना लेती है। फिर देखती है कि डीन झोपड़ी में सो रहा है तो वो भी पास जाकर लेट जाती है। अचानक डीन करवट लेकर एमा पर हाथ रख देता है और एमा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे बुरा नहीं लगा। अगले दिन जब एमा झरने के पास नहा रही होती है, डीन सनस्क्रीन मांगने आता है। एमा कहती है मैं नहा रही हूँ, दूसरी तरफ जाओ। डीन मजाक में कहता है तुमने ही तो कहा था कि पहरेदारी करो। एमा गंभीर होकर कहती है कि इस आइलैंड में कोई और भी है इसलिए कहा था। उधर न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन का केस अब ऑफिशियल हो चुका है और पुलिस को लगता है कि वे मर चुके हैं, इसलिए अब उनकी लाश ढूंढी जा रही है। फिल घर जाने की तैयारी करता है क्योंकि स्टेसी घर पर अकेली है, लेकिन बारबरा अब भी परेशान है। फिल उसे दिलासा देता है और गले लगाता है। अगले दिन जैक बारबरा के साथ हेलीकॉप्टर लेकर खोज में निकलता है। आइलैंड में रात होने वाली है और एमा अपने परिवार को याद कर रही होती है। तभी डीन को इंसान की एक खोपड़ी मिलती है जिससे एमा डर जाती है। वो कहती है कि ये भी शायद किसी की तरह है, यहाँ फंसा और मर गया और हमारा भी यही हाल होगा। डीन समझाता है कि ये कोई मछुआरा या स्मगलर रहा होगा और उन्हें भरोसा दिलाता है कि अगर हम साथ रहें तो यहाँ से जिंदा निकलेंगे और एक दिन घर लौटेंगे। फिर वो एमा को किस करता है। एमा पहली बार किसी को किस कर रही होती है और उसे अच्छा लगा है। वो रात हो जाती है और डीन हदें पार कर देता है। उसी रात एक तूफान आता है और एमा पहली बार उसे एंजॉय करती है। सुबह एमा उठती है तो डीन गायब होता है। वो उसे ढूंढते हुए जंगल में जाती है और देखती है कि डीन नजमीन में एक गड्ढा खोद रहा है। एमा को समझ नहीं आता कि वो ये क्यों कर रहा और तभी वो अचानक गिर जाती है। एमा के घुटने में चोट लग जाती है तो डीन तुरंत झुककर उसकी चोट देखने लगता है और कहता है तुम ठीक हो, चिंता मत करो। फिर दोनों झरने के नीचे नहाने लगते हैं। इसी दौरान डीन पहली बार अपने दिल की बात खोलता है कि उसकी मां की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। एमा चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और डीन बारिश में मस्ती करने लगा है। एमा उसे देखकर मुस्कुरा देती है और फिर दोनों बारिश में डांस करने लगे हैं। डीन एक फूल तोड़कर एमा के महल में अभी फूल तोड़कर एमा के बालों में लगा देता है। एमा मजाक में कहती है कि उसे फिर से तूफान का मजा लेना है। डीन भी मान जाता है और तूफान के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देता है। इस बीच न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन को लापता हुए एक महीना बीत चुका है और पुलिस को यकीन है कि अब वो जिंदा नहीं है, इसलिए उन्होंने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है। लेकिन एमा की एक दोस्त और उसकी माँ बारबरा को भरोसा है कि दोनों अब भी कहीं न कहीं हैं। बारबरा जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेकर फिर से खोज में निकलती है और लोगों में फ्लायर बांधती है जिन पर दोनों की तस्वीर और जानकारी होती है। सब कोशिशें करने के बाद जैक बारबरा से कहता है कि शायद अब घर लौटने का समय आ गया है। ये सुनकर बारबरा उदास होकर वापस लौट जाती है। दूसरी तरफ डीन एमा को ग्रीन फ्लैश नाम की रोशनी के बारे में बताता है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था। ये रोशनी सूरज डूबते समय थी, लेकिन उसने खुद कभी नहीं देखी। हफ्ते बीते जाते हैं और दोनों आइलैंड की खूबसूरती में रम जाते हैं। वे समुद्र में नहाते हैं, मस्ती करते हैं और वक्त के साथ और भी करीब आ जाते हैं। जब मन करता है तूफान और भूकंप का मजा ले लेते हैं। एक दिन एमा डीन से पूछती है कि उसने पहली बार कब और किसके साथ किया था। डीन बताता है कि स्कूल में उसकी एक बड़ी उम्र की दोस्त थी। उससे पता है कि एमा के लिए ये सब पहली बार है तो वह पूछता है कि कैसा लगा। एमा हंसते हुए कहती है अच्छा था, बस रेत गलत जगह चली गई। एमा कहती है कि उससे और अनुभव करने हैं। फिर दोनों फल लेने के लिए जंगल में निकलते हैं। डीन पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगा है। तभी उन्हें एक विमान की आवाज सुनाई दे रही है। दोनों खुली जगह की तरफ भागते हैं और डीन जल्दी से एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिली। विमान दूर चला जाता है। एमा भी ढूंढती है पर उससे भी नहीं मिली, जिससे उसे शक होता है कि आइलैंड पर कोई और भी है जो उनका सामान चुरा रहा है। जो उनका सामान गुजरते हैं कुछ दिन और गुजरते हैं लेकिन सिर्फ एक लेन ऊपर से गुजरा होता है और कोई बचाने नहीं आता। झोपड़ी में बैठकर दोनों सोचते हैं कि शायद अब घर लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यहीं रहना चाहिए। तभी डीन को जंगल में किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाता है और एमा भी चिंता में उसके पीछे जा रही है। थोड़ा आगे डीन एक ब्लैक पैंथर को देखता है और घबरा कर भागने लगा है। दौड़ते दौड़ते गिर जाता है। एमा पहुंचती है तो देखती है कि डीन खून से सना चाकू पकड़े है और पैंथर को मार चुका है। दूसरी तरफ उनके दोस्त और परिवार वाले अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। उधर एमा और डीन भी शिकार करना सीख जाते हैं और आइलैंड पर ही बसने का मन बना लेते हैं। एक दिन एमा को उल्टियां होने लगी हैं। डीन पूछता है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं। एमा हंसकर मना कर देती है। थोड़ी देर बाद वे आराम से लेटे होते हैं कि अचानक ऊपर से उनका पुराना सामान गिरने लगा है। ऊपर देखते हैं तो एक बंदर पेड़ पर बैठा होता है और उनके सामान के साथ खेल रहा होता है। उसके हाथ में फ्लेयर गन भी होती है। एमा केले का लालच देती है और बंदर गन नीचे फेंक देता है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दोनों खुली जगह भागते हैं। एमा गन से फायर करती है और हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। आखिरकार उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और 3 महीने बाद घर वापस आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर उनके दोस्त और परिवार खुशी से गले लगे हैं।
फिर पेरेंट्स उन्हें अपने अपने घर ले जाते हैं। उसी रात डीन एमा से मिलने आता है। दोनों बातें करते हैं कि घर लौटकर कैसा अजीब लग रहा है। डीन उससे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा कहती है कि हर 10 मिनट में उसके पेरेंट्स चेक करने आ जाते हैं, इसलिए उसे अब जाना चाहिए। साथ ही बताती है कि उनके लौटने की खुशी में पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है और डीन को भी आने को कह रही है। सब लोग पार्टी में इकट्ठा होते हैं, जहां एमा के माता पिता मेहमान ने बच्चों की वापसी पर कुछ बातें कर रहे हैं। उसी दौरान स्टेसी डीन से पूछती है कि वो बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं घुलता मिलता। डीन जवाब देता है कि उसे भीड़ में रहना पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद डीन एमा को अपने साथ चलने का इशारा करता है, लेकिन एमा उसी ओर ध्यान नहीं देती और वहीं रुक जाती है। ये देख डीन चुपचाप पार्टी छोड़ देता है। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है। आइलैंड से लौटने के बाद एमा काफी मशहूर हो जाती है, जबकि डीन अब भी अकेला ही रहता है। जब भी एमा और डीन आमने सामने आते हैं तो बस एक दूसरे को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। इसके बाद स्टेसी एमा के कमरे में आती है और कहती है कि उसके लापता होने के बाद सबने उसे बहुत याद किया। माँ पापा बहुत परेशान रहे और हम सबको लगा था कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन अब सब फिर से साथ हैं और खुश हैं। एमा भी स्टेसी से कहती है कि वह उसकी बहुत अच्छी बहन है। फिर दोनों प्रोम पार्टी में साथ जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है और उन्हें याद करते हुए आंसू बहाता है। प्रोम पार्टी की रात जब डीन टीवी देख रहा होता है, उसके पिता पूछते हैं कि क्या वह पार्टी में उनका कोट पहनकर जाना चाहेगा। वहीं एमा अपनी बहन के साथ पार्टी में पहुंच चुकी होती है। तभी लिस उसके पास आती है और उसे एक सरप्राइज दिखाने के लिए बाहर ले जाती है। बाहर बारिश में डीन कोट पहनकर खड़ा होता है और एमा का इंतजार कर रहा होता है। डीन को देखकर एमा को आइलैंड पर बिताए सारे पल याद आ जाते हैं। वह पार्टी से बाहर आती है और डीन के पास जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी समाप्त।